नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत दतिया से। बड़ी खबर, दतिया के बरोदी मतदान केंद्र पर बवाल हो गया। दरअसल मतदान केंद्र पर महिलाओं ने विवाद किया है। बाद में असामाजिक तत्वों ने मतपेटियां भी लूट ली और फायरिंग कर मतपेटियां लूटी गईं। मतपेटी में पानी भी भर दिया गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बरोदी के वोटिंग सेंटर पहुंचे जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी। बैलेट बॉक्स में पानी भरने के कारण फिर से वोटिंग करवाने का फैसला लिया गया है। 48 घंटे के अंदर बरोदी में एक बार फिर वोटिंग होगी। तो ये बड़ी खबर है दतिया से। दतिया के बरोदी मतदान केंद्र पर बवाल हो गया और मतदान केंद्र पर पहुंची महिलाओं ने जमकर बवाल किया और बाद में असामाजिक तत्वों ने मतपेटियां भी लूट ली। न केवल मतपेटियां लूटी बल्कि उन्हें नुकसान भी पहुंचा और मतपेटियों में पानी भी भर दिया गया। इसके बाद प्रशासनिक अफसर भी मौके पर पहुंचे और ये फैसला लिया गया कि 48 घंटे के अंदर दोबारा इस पोलिंग बूथ पर वोटिंग कराई जाएगी। तो बैलेट बॉक्स में पानी भरने के कारण एक बार फिर से वोटिंग करवाने का फैसला लिया गया है और 48 घंटे के अंदर बरोदी में एक बार फिर वोटिंग होगी। दो तस्वीरें देख रहे हैं आप, कैसे हंगामा हुआ और कैसे मतपेटियों को तहस नहस किया गया, तोड़ा गया और उनमें पानी भर दिया गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दरअसल सामने आई हैं दतिया से, जहां बरोदी मतदान केंद्र पर कुछ असामाजिक तत्वों ने न केवल मतपेटी लूट ली और उसे तोड़ा गया, उसमें पानी भी भर दिया गया। जो मत उसमें पड़े थे सारे बर्बाद हो गए और इसी के बाद ये फैसला लिया गया कि इस मतदान केंद्र पर 48 घंटे के भीतर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आखिर दतिया में ये बरोदी मतदान केंद्र था जहां पर बवाल हुआ। बताया जाता कि पहले कुछ महिलाएं पहुंचती हैं, वो बवाल करती हैं, इसके बाद असामाजिक तत्व जो बूथ पेटी थी, मतपेटियां थी, उन्हें लूट लेते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें तोड़ा भी जाता है और इसके बाद उनमें हैंडपंप के नीचे उन्हें रखकर उनमें पानी भी भर दिया जाता है। जाहिर से चूंकि बैलेट पेपर के जरिए मतदान हुआ था और इस वजह से इस मतपेटी में जो बैलेट थे वो सारे खराब भी हो गए होंगे और इसी के बाद एक बार फिर से इस मतदान केंद्र पर दोबारा वोटिंग कराने का फैसला लिया गया है। 48 घंटे के अंदर कभी भी दोबारा वोटिंग कराई जा सकती है। और अब बड़ी खबर भिंड से है, जहां पंचायत चुनाव में फायरिंग और पथराव का मामला सामने आया है। पथराव कर रहे असामाजिक तत्व एक मकान में छिप गए। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकालने की कोशिश की और कार्रवाई के दौरान पुलिस पर छत से पत्थर फेंके गए हैं। पत्थरबाजी में बाहर मौजूद 2 लोग घायल भी हो गए हैं। कन्हई का पूरा मतदान केंद्र जहां पर फायरिंग हुई थी, पथराव भी हुआ था। रौन थाना क्षेत्र का मामला है ये। तो ये बड़ी खबर है भिंड से, जहां दरअसल आपको बता दें भिंड में एक मतदान केंद्र पर पथराव हुआ था और इस मामले में जो फायरिंग और पथराव करने वाले लोग हैं वो एक घर में छुपे हुए थे। पुलिस उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए पहुंची। बताया जा रहा है कि इसके बाद पुलिस पर भी पथराव हुआ है। तो मकान में छिपे असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। एक बार फिर आपको बता दें भिंड का ये मामला है, जहां पर दरअसल ये देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें पूरे घटनाक्रम की। दरअसल एक मतदान केंद्र पर न केवल पथराव हुआ था बल्कि फायरिंग भी हुई थी वहां पर और इसके बाद जिस घर में ये छुपे हुए थे उस घर का दरवाजा तोड़कर पुलिसकर्मियों ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। इसके बाद देखिए कि घर के अंदर से भी पत्थर फेंके जा रहे थे, घर के अंदर से भी पत्थरबाजी हो रही थी और इसमें कुछ लोग जख्मी भी हो गए, घायल भी हुए हैं।
अनिल शर्मा न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। अनिल, इन्हें बाहर निकाला जा सका या नहीं, और कितने लोग इस घर में छुपे थे या फिर अभी भी छुपे हुए हैं, क्या स्थिति है अभी? प्रशांत जी बता दूं, ये पुलिस को सूचना मिली थी कन्हैयापुरा गांव में लोग पोलिंग बूथ पर कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं, पथराव किया है मतदाताओं को डराने के लिए। उसी सूचना पर कन्हैयापुरा गांव में पुलिस पहुंची थी। जैसे पुलिस पहुंची पथराव करने वाले लोग वहां से भाग गए और घरों में घुसे। पुलिस ने घरों में जब दरवाजे तोड़ने का प्रयास किया तो घरों के अंदर से पथराव हुआ, जिसमें कुछ लोग ग्रामीण और एक पत्रकार जख्मी होने की खबर मिल रही है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। और इसी के अलावा लाहौल और लोन में होना क्षेत्र में जो आज मतदान हुआ है उसमें कई जगह दुर्घटनाएं देखने को मिली है। उसमें कई जगह गोलीबारी घटनाएं सामने आई हैं और जहां मौके पर पुलिस पहुंची है वहां पर सुचारू रूप से मतदान चालू कराया गया है और मतदान बंद कर दिया गया। जो 3 बजे के पहले मतदाता मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे, वो उनके मतदान कराने के लिए भी कई जगह मतदान चालू है और बाकी की पोलिंग पार्टियां मतपेटी लेकर रवाना हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं जो जहां ये घटनाक्रम हुआ और ये पूरा जो विवाद था, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जिस घर में ये तत्व छुपे हुए थे उन्हें बाहर निकालने के प्रयास भी हुए, लेकिन इसमें घर के अंदर से भी पत्थरबाजी शुरू हो गई और इसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं। जैसा कि अनिल बता रहे हैं कि एक पत्रकार भी शामिल है घायलों में। और हालांकि अनिल, पहले से व्यवस्थाएं थी, इसके बावजूद ये असामाजिक तत्व सक्रिय हो गए, ऐसी वारदातें की इन्होंने इस दौरान। क्या कह रहे हैं आला अफसर? बिल्कुल, पुलिस ने जो दावे किए थे शांतिपूर्ण चुनाव कराने के, एसपी कलेक्टर 2 दिन से तैयारियां कर रहे थे, उसके बाद भी कई जगह जो घटनाएं जो सामने आई हैं वो पुलिस प्रशासन पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगा रही है। इसके अलावा कई जगह मतदान रोकने का प्रयास किया गया। कुछ जगह फर्जी मतदान करने की जो खबरें आई थी, एसपी कलेक्टर मौके पर घूमते रहे, लेकिन उसके बाद भी कई जगह जो घटनाएं हुई हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में 3 चरणों में चुनाव कराया गया है। अगर पूरे जिले में एक साथ चुनाव होता तो कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर होती और ये व्यवस्था नहीं संभाल पाती। बिल्कुल बिल्कुल, और ज्यादा हालात खराब हो सकते थे। लेकिन ये देखिए आप तस्वीरें, एक घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश हो रही है और पुलिसकर्मी ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर से पत्थर भी फेंके जा रहे हैं। और इससे पहले भी पथराव हुआ था मतदान केंद्र पर और फायरिंग भी हुई थी, और उन्हीं की पहचान करते हुए जो पुलिस महकमा था उसने इस घर पर धावा बोला और घर से बाहर निकालने के प्रयास भी हुए जो लोग घर में छुपे हुए थे। लेकिन इस दौरान घर के अंदर से पत्थरबाजी शुरू हो गई, 2 लोगों को चोटें भी आई हैं इस पूरे घटनाक्रम में। देखिए आप, पत्थर आता हुआ नजर भी आ रहा है। अनिल हमारे साथ बने हुए थे, शुक्रिया अनिल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात जारी है। जशपुर के कुनकुरी विधानसभा में सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए महुआ सैनिटाइजर और वर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता के बारे में बताया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम उनका एक बार फिर शुरू हो चुका है और इसी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जशपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जशपुर के कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में सीएम ने लोगों को न केवल संबोधित किया बल्कि उन्हें जो उनके क्षेत्र में मिलने वाली चीजें उनका उपयोगिता भी उनकी बताई। महुआ सैनिटाइजर के बारे में भी बताया, वर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता भी समझाई। आज दुनिया में कहीं ऐसा कोई देश नहीं है, कोई राज्य नहीं है जिसके गांव-गांव में खाद की फैक्ट्री बना हो। अकेला छत्तीसगढ़ है जिसमें खाद की फैक्ट्री, मतलब वर्मी कंपोस्ट और खाद की फैक्ट्री तो है। आप यदि डीएपी नहीं मिल पा रहा है, यूरिया नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में यदि वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो आपकी फसल के उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी बल्कि गुणवत्ता में सुधार होगा। जैसे हम गौ को माता कहते हैं, ये धरती भी हमारी माता है। छत्तीसगढ़ माता की हमने पूजा की तो केवल पूजा करने भर से नहीं होगा, वृक्ष लगाने भर से काम नहीं होगा, बल्कि जमीन की उर्वरा शक्ति भी हम बढ़ाएं, तभी धरती माता की सही मायने में पूजा होगी। गौ जैसे हम लोग अपनी माँ की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से धरती माता की हमको सेवा करना होगा।
तीसरे जो काम है लघु वनोपज, हम लोग जंगल के एरिया में तो लघु वनोपज पहले 7 प्रकार की खरीदी होती थी, अब 65 प्रकार की खरीद रहे हैं। अब जितना महुआ आपके लघु वनोपज है तो सबसे पहले तो आपके जसपुर से ही सैनिटाइजर जो बना तो जसपुर जिले से बना। जिस समय सैनिटाइजर की कमी पड़ रही थी, कोरोना आया, सैनिटाइजर की मांग हुई, मास्क की मांग हुई, हमारी जो बहनें हैं मास्क भी बनाए और सैनिटाइजर बनाने का काम, महुआ सैनिटाइजर बनाने का काम सबसे पहले हुआ तो जसपुर जिले से हुआ है। अब तारीफ बता सकते हैं भाई, आपको तारीफ कर रहा हूं। और महाराष्ट्र में सियासी संकट पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के लोग विपक्षी दलों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, विपक्ष को रौंदकर कुचलकर समाप्त कर देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है। सदन का सत्र बढ़ाने की मांग पर नेता प्रतिपक्ष पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि वो बताएं उनके समय में कब सत्र बढ़ाया गया। खाद और कोयला संकट को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी तो बर्दाश्त नहीं कर पाती विपक्षी दलों को, असहमति का सम्मान तो करते ही नहीं, वो रौंद डालते हैं, कुचल डालते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन ये भारत में ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देश समेत इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना भी पड़ेगा। लगातार आखिर उसके जो सहयोगी दल थे वो क्यों छिटक के गए और आज जिस प्रकार से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। आखिर यदि टूट के गए हैं तो इतने वहाँ पहले गुजरात गए, गुजरात से असम जाने की क्या जरूरत है? जब यहीं हैं यहीं रहते, कार्यकर्ताओं की सामना करते, जनता की सामना करते और जनता जो चाहती है उस हिसाब से फैसला करते। तो जनता तो उसके पक्ष में है ही नहीं। जो महाअघाड़ी जो संगठन है उसके पक्ष में महाराष्ट्र की जनता, और ये जो तीनों दल के जो गठबंधन है उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ होने वाली है और इस कारण से सब तोड़फोड़ कर रहा है। पहली बात तो ये है कि इन्होंने पेंशन खत्म किया और राजस्थान गवर्नमेंट हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। हम अभी चिट्ठी लिख रहे हैं हमारे पैसा वापस दे दो, तो अभी तक दिए भी नहीं है। जो हमारे कर्मचारियों को जो पेंशन का पैसा जमा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसको वापस मांग रहे हैं, तो अभी तक वापस किया नहीं। अब ये है कि पहले वन रैंक वन पेंशन करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन, कोई रैंक ही नहीं है, पेंशन भी नहीं है। भाई आदमी 60 साल में रिटायर होता था, 58 साल में, 62 साल में रिटायर होते थे, तब तक वो दादा नाना बन चुके होते थे, तब रिटायर होते थे। अब तो शादी पहले ही शादी कार्ड भी लिखेगा, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व क्रांतिवीर, अग्निवीर, भूतपूर्व अग्निवीर, 21 साल में वो भूत हो जाएगा, भूतपूर्व हो जाएगा। ये तो देखिए सेना के साथ मजाक है। ये उन देशों की तुलना करते हैं जहां जनसंख्या कम है, सेना में लोग जाना नहीं चाहते, अनिवार्य करना पड़ता है। यहाँ तो जनसंख्या की कमी नहीं है और वहाँ सेना में जाने के लिए भी लोग ललायत हैं। और यही कारण है कि भारत की जो सेना है वो पूरे दुनिया में उसकी एक धाक है। वो खुद बताए विधानसभा अध्यक्ष थे कि कितने बार वो मानसून सत्र 10 दिन के रखे थे, वो भी तो अध्यक्ष रहे विधानसभा का। देख, कोयले की कमी है, बिजली की कमी है, खाद की कमी है, वो सारी कमियां वहीं से हैं जो दिला नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल से जांजगीर चांपा के बोरवेल में गिरे राहुल साहू की छुट्टी हो गई है। डिस्चार्ज से पहले बिलासपुर में राहुल से मिलने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। राहुल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उसे उपहार दिया। साइकिल समेत गिफ्ट पैक लेकर लोग अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रमोद महाजन, बिलासपुर एसएसपी पारुल माथुर, जांजगीर एसपी विजय अग्रवाल समेत जिले के अधिकारी अपोलो अस्पताल पहुंचे और उससे मुलाकात कर हालचाल जाना। सभी अधिकारियों ने उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। जांजगीर चांपा के पीरीत गांव पहुंचने पर लोगों ने जोरदार तरीके से उसका स्वागत किया, आरती उतारी। राहुल को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अस्पताल से राहुल को छुट्टी मिलने पर खुशी जाहिर की और उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। संतोष का है कि सबकी दुआओं से और सबकी मेहनत से राहुल साहू जी इस 4 घंटे के मैराथन अभियान चला, रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद
उसके फिर मेडिकल जो समस्याएं थी तो मेडिकल टीम ने, डॉक्टरों ने बहुत ही तत्परता से और गंभीरता से इसको लिया और आज वो डिस्चार्ज हो रहा है। इससे ज़्यादा संतोष की बात दूसरी नहीं हो सकती। और तीसरी बात यह है कि उसकी जो स्पीच थेरेपी है उसको लगातार कराने का आवश्यकता है ताकि वो बच्चे बोल सकें। क्योंकि वो अदर डिस्ट्रिक्ट से है इसलिए हम लोग यहाँ स्वयं उपस्थित है कि जो उसके होम डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रांजिशन होना है, जो उसको वहाँ तक लेके जाया जाना है, उसमें किसी प्रकार की उसके और उसके परिवार को कोई असुविधा ना हो, इसलिए आज हम लोग स्वयं यहाँ पे आए। किस तरह उसका फॉलोअप ट्रीटमेंट होगा? बिल्कुल लगातार फॉलोअप ट्रीटमेंट होगा। फिजियोथेरेपी की आवश्यकता उसे घर पे पड़ेगी, पेरेंट्स को भी बता दिया गया है और वो उस प्रकार की जो चीज़ें घर पे ही की जा सकती हैं वो घर पे ही उसको फॉलोअप करके आगे करवाएंगे। अदरवाइज़ ब्लड इंडिकेटर्स देखेंगे तो कोई भी ऐसी अब मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सारे ब्लड टेस्ट जो हैं वो सामान्य आ गए। मैंने सुना था फुटेज के दौरान उसकी दादी उसको कुछ बोल रही थी कि बेटा साइकिल लेंगे ऐसा करके, तो मैं कहा इसको साइकिल गिफ्ट की जाए और ऐसे ही कुछ छोटे मोटे उपहार दिए हैं। बहुत खुशी हो रही है कि वो स्वस्थ होकर यहाँ से जा रहा है और हम सभी के लिए एक मिसाल बना है राहुल अपनी हिम्मत से। और उसके बाद से ही जितने भी बोरवेल्स हैं और ऐसे कोई भी सूचनाएं आ रही हैं उसको भी तत्परता से बंद भी किया जा रहा है। तो इस घटना से सभी लोग ने लेसन लिया है और आज वो स्वस्थ होकर जा रहा है। उन सबके उसके साथ हम सबकी और रायपुर से बड़ी खबर है, राजधानी के सभी घरों में डिजिटल डोर नंबर लगेगा। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और एक निजी बैंक के बीच ये करार हुआ है। महापौर RSCL के MD और बैंक के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। डिजिटल प्लेट से घर को सरल पहचान मिलेगी और कई सुविधाएं शहर के सभी करीब 3.25 लाख घरों पर डिजिटल डोर नंबर लगाने के लिए करार किया गया है। तो ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से। राजधानी के सभी घरों में अब डिजिटल डोर नंबर लगेगा। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और एक निजी बैंक के बीच ये करार हुआ है। आपको बता दें कि महापौर RSCL के MD और बैंक के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हैं। देवव्रत, क्या इसकी तकनीक होगी और दूसरी बात इसके क्या लाभ होंगे, बताएं देवव्रत। जी, जिस तरह से एक तरह से रायपुर में हाईटेक बनाने के लिए ये डिजिटल डोर नंबर जो है वो पूरे शहर में लगाया जाएगा और एक तरह से जो 3,15,000 जो नगर निगम के पास आंकड़े हैं घरों के, उन सभी घरों में डिजिटल डोर नंबर के जरिए मकान मालिक को ई-गवर्नमेंट से जुड़ी जो सुविधाएं हैं इसके जरिए मिलेंगी। और बताया ये जा रहा है कि जो 26 तरह की सुविधाएं नगर निगम के द्वारा ई-गवर्नेंस के जरिए दी जाती है वो सारी सुविधाएं अब डिजिटल नंबर से मिलेगी और इसके लिए एक निजी बैंक से आज एक तरह से करार हुआ है और इसके तहत जितने भी घर हैं वहां पर एक यूनिक नंबर उनका तैयार किया जाएगा और उसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर पर एक QR कोड रहेगा और QR कोड के साथ जो प्लेट है वो हर घर में लगेगा और इसी के जरिए जो प्रॉपर्टी टैक्स है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन है, नल के कनेक्शन है, नामांतरण है, भवन अनुज्ञा है, तो इस तरह की जो जरूरी तकरीबन जो सुविधाएं हैं वो सारी मिल सकेंगी। इसके अलावा अगर पुलिस से संपर्क करना है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है, ये भी डोर नंबर से जो डिजिटल पहचान होगी वो घर बैठे मिल जाएगी और साथ ही साथ ये भी होगा कि आसानी से लोग अपना जो संपत्ति कर है वो जमा कर सकेंगे। तो इस दिशा में महत्वपूर्ण ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण ये करार है। इसका लाभ भी रायपुर वासियों को मिलेगा। शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए इंडिया के नारकोटिक्स कमिश्नर राजेश फतेह सिंह ढाबरे ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के लिए बॉलीवुड को ही केवल दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इसके लिए बहुत सी चीजें जिम्मेदार होती हैं। बॉलीवुड के बारे में भी कहा जाता है कि बॉलीवुड में भी बहुत सारी चीज़ें आती है या मुंबई एक नशे के केंद्र के तौर पर उभर रहा है, तो क्या मुंबई भी ऐसा के केंद्र माना जा सकता है कि वहाँ से नशा देश भर में फैलता है या कुछ ऐसे सेंटर्स है जहाँ से नशा देश भर में फैलता हो कोई? नहीं, उसमें कैसा है कि किसी एक क्षेत्र को हम बदनाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा हमने पिछली बार भी देखा कि पंजाब में काफ़ी इसका ये बढ़ गया है, एक डिस्टेंस बढ़ गया है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर भी इसका सप्लाई इजी है वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है। दरअसल ये है कि हमारा जो देश है उसमें हम लोग बहुत यंग पॉपुलेशन है
और एक क्या कहते हैं इसको, पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर डंपिंग ऑल द ड्रग्स, इसकी स्टडी हुई है अंतर्राष्ट्रीय इसमें। तो इसलिए वो चूँकि अच्छा मार्केट है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से जैसा हमने देखा कि काफ़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स बाहर से आते हुए तुम्हारे मुंद्रा पोर्ट में और यहाँ वहाँ पकड़े गए हैं। तो इसका मतलब कि ये बहुत राइप मार्केट है किसी भी ड्रग्स को यहाँ पे बेचने के लिए। तो इसलिए भी आपको एक इम्प्रेशन मिलता है कि ये देश में ये नशा का जो रेट है या ग्राफ है ये बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग यंग पॉपुलेशन है, काम का स्ट्रेस है, मिसगाइडेंस की कंपनीज है, तो इसको इसके साथ हम लोग राजेश फतेह सिंह ढाबरे का पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज 18 मध्य प्रदेश के एडिटर सुधीर दीक्षित के साथ आज रात 7:56 पर देखिए। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।